भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ, जहां सेंसेक्स करीब 174 अंक चढ़कर 83,451 पर और निफ्टी करीब 43 अंक बढ़कर 20,725 पर बंद हुआ। L&T, इन्फोसिस, ITC, SBI और अडानी पोर्ट्स जैसे बड़े शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया। बैंकिंग और मिड कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 225 अंक और मिड कैप इंडेक्स करीब 159 अंक ऊपर बंद हुआ। बाजार में एडवांस शेयरों की संख्या ज्यादा रही, जिससे पूरे मार्केट में पॉजिटिव मूड दिखा। IT सेक्टर में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन AI से जुड़ी खबरों के कारण इसमें तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस के AI पार्टनरशिप ऐलान के बाद IT शेयरों में खरीदारी बढ़ी और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। इन्फोसिस के शेयर करीब 4% चढ़े, क्योंकि कंपनी ने AI कंपनी एंथ्रोपिक के साथ बड़ी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस डील के जरिए टेलीकॉम, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए एडवांस्ड AI सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे। इस AI साझेदारी के बाद निफ्टी IT इंडेक्स करीब 3% उछला और HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे बड़े IT शेयर लगभग 3% तक बढ़े। इससे साफ दिखा कि निवेशक AI थीम को लेकर काफी उत्साहित है। इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख ने कहा कि AI से जुड़ी सेवाओं में 300 से 400 बिलियन डॉलर तक का बड़ा बिजनेस अवसर बन सकता है। उन्होंने बताया कि डेटा प्रोसेस ऑटोमेशन, एजेंटिक AI, पुराने सिस्टम को नए सिस्टम में बदलना, फिजिकल AI और AI ट्रस्ट जैसे क्षेत्र भविष्य की ग्रोथ के बड़े इंजन बन सकते हैं। यहाँ एजेंटिक AI का मतलब ऐसे स्मार्ट सिस्टम से है जो अपने आप कई कामों को स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सके, जैसे कोड लिखना, क्लेम प्रोसेस करना या नियमों की जांच करना। यानी कंपनियों का काम काफी हद तक ऑटोमेट हो जाएगा। इन्फोसिस का मानना है कि पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को AI की मदद से नए सिस्टम में बदलना सबसे बड़ा बिजनेस अवसर है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां अभी भी पुराने टेक सिस्टम पर काम कर रही हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि वो AI के लिए पार्टनरशिप नेटवर्क बढ़ा रही है और इस साल करीब 20,000 नए ग्रेजुएट्स को हायर किया गया है, ताकि भविष्य के AI बिजनेस के लिए मजबूत टीम तैयार हो सके। इन्फोसिस ने कहा कि उसके टॉप 200 बड़े क्लाइंट्स में से करीब 90% के लिए वो पहले से AI से जुड़ा काम कर रही है, जिससे साफ होता है कि बड़ी कंपनियां इन्फोसिस पर AI प्रोजेक्ट्स के लिए भरोसा कर रही हैं। AI से जुड़ी खबरों का असर दूसरे टेक शेयरों पर भी पड़ा और एम्फेसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और LTI माइंडट्री जैसे शेयरों में भी करीब 2% तक की तेजी देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर 4% से ज्यादा चढ़े, क्योंकि कंपनी के CEO ने संकेत दिया कि जल्द एक बड़ी AI पार्टनरशिप की घोषणा हो सकती है। निवेशकों को उम्मीद है कि इससे कंपनी की ग्रोथ को नया बूस्ट मिलेगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वो AI प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू शेयरिंग और रिजल्ट बेस्ड मॉडल्स पर भी काम करने के लिए तैयार है। यानी अगर AI से क्लाइंट को फायदा होगा तो कंपनी को भी सीधे फायदा मिलेगा। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर अभी अपने 52 वीक हाई से करीब 46% नीचे है, जिससे निवेशकों को इसमें हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों की संभावना दिखती है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर करीब 12.9% उछले, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी जल्द AI पार्टनरशिप की घोषणा करेगी। ये उछाल भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ आया, जो मजबूत खरीदारी का संकेत है। ये स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से करीब 62.5% नीचे है, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट्स इसे बाय रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस मौजूदा कीमत से करीब 64% ऊपर बताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो AI पार्टनरशिप और AI इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरें इस समय IT सेक्टर और टेक शेयरों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन रही हैं। निवेशक उन कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो AI स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी में आगे निकल रही हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे वैसे IT कंपनियों के बिजनेस मॉडल, कमाई और वैल्यूएशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए AI से जुड़ी हर बड़ी डील और अपडेट पर बाजार की नजर बनी हुई है। अगली खबर, ICRA का अनुमान है कि भारत में पैसेंजर व्हीकल यानी कार और SUV की बिक्री वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 4 से 6% तक बढ़ सकती है। ग्रामीण मांग, सरकारी पॉलिसी सपोर्ट और आसान लोन की वजह से डिमांड मजबूत बनी हुई है, लेकिन पहले से ऊंचे बेस के कारण बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। टू व्हीलर सेक्टर में भी रिकवरी के बाद ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकती है, जहां वित्त वर्ष 2026-27 में 3 से 5% की बढ़त का अनुमान है। एंट्री लेवल बाइक की डिमांड दबाव में है, लेकिन महंगी बाइक और स्कूटर की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जिसे प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कहा जा रहा है। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में बस सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है, जहां वित्त वर्ष 2026-27 में 7 से 9% तक बढ़त की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और पुरानी बसों को बदलने की जरूरत इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रही है। हालांकि ट्रक सेगमेंट में नियमों के कारण कीमत बढ़ने से ग्रोथ सीमित रह सकती है। ICRA ने कहा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड होगा। EV का शेयर धीरे धीरे बढ़ेगा और पूरी इंडस्ट्री हाई बेस और बदलती डिमांड के साथ मॉडरेट ग्रोथ के फेज में जाएगी, जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी बड़ी भूमिका निभाएगी।
हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने 425 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाएगा। इससे कंपनी को विस्तार और बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए नया फंड मिलेगा। हालांकि शेयर करीब 0.99% गिरकर 578 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को सेल से बर्नपुर पावर प्लांट के लिए करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट है और इससे BHEL की ऑर्डर बुक और PSU सेक्टर में पोजीशन मजबूत होगी। शेयर हल्की तेजी के साथ 262 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। ICICI सिक्योरिटीज ने 3 स्टॉक्स पर खरीद की सलाह दी है, जिसमें अकूम्स ड्रग्स, आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और PTC इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक इन स्टॉक्स में 39% तक की संभावित तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे निवेशकों का ध्यान इन शेयरों पर गया है। अकूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए टारगेट प्राइस बढ़ाकर 680 कर दिया गया है, जबकि स्टॉक करीब 490 के आसपास बंद हुआ है। कंपनी का Q3 में प्रदर्शन मजबूत रहा, खासकर CDMO और इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स से मार्जिन पर दबाव पड़ा। कंपनी के जाम्बिया JV से निकट भविष्य में सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है, जिससे 2027 में करीब $25 मिलियन सालाना रेवेन्यू आ सकता है। इसके अलावा EU GMP सर्टिफिकेशन मिलने के बाद FY28 से यूरोप के लिए कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई शुरू होगी, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा ग्रोथ ट्रिगर माना जा रहा है। PTC इंडस्ट्रीज के लिए ब्रोकरेज ने बाय कॉल दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है, जिससे कंपनी के डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस में मजबूत आउटलुक का संकेत मिलता है। आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड से अपग्रेड करके बाय रेटिंग दी गई है। हालांकि टारगेट प्राइस 1080 से घटाकर 960 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को कंपनी के फंडामेंटल्स पसंद है, लेकिन निकट अवधि में सीमित अपसाइड दिख रहा है। GMR एयरपोर्ट्स के शेयर करीब 2% चढ़े, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस स्टॉक को बाय रेटिंग में अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि Q3 के नतीजे मजबूत रहे हैं और कंपनी की नॉन एविएशन नमाई यानी एयरपोर्ट के दूसरे बिजनेस से होने वाली आय तेजी से बढ़ी है। अदानी पोर्ट्स ने लगातार दूसरे दिन तेजी दिखाई है और कंपनी ने निवेशकों को बताया कि वित्त वर्ष 2029 तक 65,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू और 36,500 करोड़ रुपए EBITDA का लक्ष्य रखा गया है, जो मजबूत ग्रोथ प्लान को दिखाता है। जाइडस लाइफ साइंसेज ने भारत का पहला सस्ता OPEP डिवाइस लॉन्च किया है, जो अस्थमा और COPD जैसी सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए है। इसकी कीमत 990 रुपए रखी गई है, जिससे ये आम लोगों के लिए भी सुलभ होगा। TVS सप्लाई चेन के शेयर करीब 6% उछले, क्योंकि कंपनी ने इटली की ALA ग्रुप के साथ समझौता किया है। इस डील से कंपनी भारत के करीब $28 बिलियन के एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन मार्केट में एंट्री करेगी। KNR कंस्ट्रक्शंस को AY21 के लिए करीब 18.43 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिला है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के बाद जारी किया गया। इस पॉजिटिव खबर के बाद शेयर करीब 5.75% बढ़कर 145.25 रुपए पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ। दिलीप बिल्डकॉन को गुजरात में 668 करोड़ रुपए का फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट मिला है, जो राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से जुड़ा है। इस नए ऑर्डर से कंपनी का कुल ऑर्डर बुक करीब 29,372 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस खबर से पहले शेयर 433 रुपए के आसपास बंद हुआ था, जो हल्की तेजी के साथ था। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मध्य प्रदेश में वेस्ट सेंट्रल रेलवे से 1,897 करोड़ रुपए का बड़ा रेलवे EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें डिजाइन, निर्माण और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे काम शामिल होते हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 900 दिनों में पूरा करना है। हालांकि शेयर हल्का सा गिरकर 975.65 रुपए पर बंद हुआ, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का संकेत हो सकता है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को वाराणसी में रिवर गंगा पर रेल कम रोड ब्रिज बनाने का 1,201.36 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो इंडियन रेलवेज और RVNL के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट लगभग 1,461 दिनों में पूरा होगा और शेयर करीब 1.72% बढ़कर 124.30 रुपए पर बंद हुआ। एयरटेल मनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से NBFC के रूप में काम करने का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, यानी अब ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC के तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू कर सकेगा। इससे भारतीय एयरटेल का फिनटेक बिजनेस और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम काफी मजबूत हो सकता है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने RapidX नाम का नया ओपन AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसे रेप्लिट के साथ इंटीग्रेट किया है, ताकि AI से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। कंपनी का चेन्नई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए स्केल करने में सपोर्ट करेगा। फिच ने REC और PFC के मर्जर प्लान को BBB- रेटिंग दी है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के निचले स्तर की रेटिंग होती है। बजट में रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हुआ था और बोर्ड ने मर्जर को मंजूरी दी है, जिससे पावर फाइनेंस सेक्टर में बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है।
डबर ने मोहित मल्होत्रा को फिर से ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति 17 फरवरी से लागू हो चुकी है। वहीं हरजीत सिंह भल्ला को इंडिया बिजनेस का सीईओ बनाया गया है, जिनकी नियुक्ति 15 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिससे कंपनी के ग्लोबल और डोमेस्टिक ऑपरेशन अलग अलग मजबूत होंगे। बॉश ने बताया है कि करिन गिलगेस ने सीएफओ पद से इस्तीफा दे दिया है, जो 31 मई 2026 से प्रभावी होगा। कंपनी ने टिलमन ओल्सन को 1 जून 2026 से नया सीएफओ नियुक्त किया है, जिससे फाइनेंस लीडरशिप में बदलाव देखने को मिलेगा। ज़ोमैटो ने ओपनएआई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिससे ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरप्योर और फीडिंग इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इसका मकसद है कि कंज्यूमर और एंटरप्राइज दोनों प्लेटफॉर्म्स में एआई को कोर टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इस पार्टनरशिप के तहत ज़ोमैटो ओपनएआई के एंटरप्राइज एपीआई का इस्तेमाल करके मर्चेंट्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एआई बेस्ड टूल्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स और नेक्स्ट जेन सर्च फीचर्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कंपनी का फोकस है कि एआई को रोजमर्रा के फैसलों और वर्कफ्लोज में आसान और तेज बनाया जाए। कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर ने कंपनी में भरोसा दिखाते हुए 4.65 लाख शेयर और खरीदे हैं और 9 फरवरी से अब तक कुल 9.25 लाख शेयर खरीद चुके हैं। प्रमोटर बाइंग आमतौर पर यह संकेत देती है कि मैनेजमेंट को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा है। पारस डिफेंस ने हिमांशी थर्मल सॉल्यूशंस में 49% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है, जिससे कंपनी डिफेंस और थर्मल सिस्टम से जुड़े नए बिजनेस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि शेयर डेफ स्पेस से खरीदे जाएंगे, जो कंपनी से जुड़ी एंटिटी है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में दबाव देखा गया, क्योंकि 37.9 अरब रुपए के स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन से पहले बॉन्ड प्राइसेस गिर गए। जब बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं तो यील्ड्स बढ़ती हैं, और यही वजह है कि 10 से 20 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां बेहतर रिटर्न्स मिल रहे हैं। IIFL फाइनेंस का 500 करोड़ रुपए का NCD इशू कुछ ही घंटों में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया, जो इन्वेस्टर्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए कंपनी कुल 2000 करोड़ रुपए तक फंड जुटा सकती है, और ये ऑफर 4 मार्च 2026 तक खुला रहेगा, जिससे कंपनी अपनी लेंडिंग और ग्रोथ प्लान्स के लिए कैपिटल मजबूत कर सकेगी। इन्फो एज इंडिया ने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में 30 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी है, जो CCDs के जरिए किया जाएगा, और इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम में कंपनी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मजबूत होगी। हालांकि शेयर हल्का सा गिरकर 1124.10 रुपए पर बंद हुआ। पेटीएम के शेयर में मंगलवार को आखिरी 1 घंटे में तेज खरीदारी देखने को मिली, और स्टॉक 4% से ज्यादा की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। खास बात यह रही कि तेजी का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ लास्ट आवर में आया, जिससे स्ट्रॉन्ग लेट बाइंग इंटरेस्ट दिखा। ये तेजी फोनपे के IPO की वैल्यूएशन उम्मीदों की वजह से आई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक फोनपे का वैल्यूएशन 13 से 15 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, जबकि पेटीएम के मार्केट कैप करीब 73,580 करोड़ रुपए है। बाजार को लग रहा है कि फिनटेक सेक्टर में री रेटिंग होगी और पेटीएम की वैल्यूएशन भी ऊपर जा सकती है। SRF लिमिटेड के शेयर फोकस में रहे, क्योंकि प्रमोटर कंपनी कमा होल्डिंग्स लिमिटेड ने SRF में 3% तक की हिस्सेदारी बेचने का प्लान बनाया है। अगर ये बिक्री पूरी होती है तो प्रमोटर हिस्सेदारी 50% से नीचे जा सकती है, जिससे ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल सकता है। इस खबर के बाद SRF के शेयर में करीब 4% की गिरावट आई, और स्टॉक करीब 2735.80 रुपए पर बंद हुआ। एनालिस्ट्स का मानना है कि प्रमोटर स्टेक सेल की खबर से शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर दबाव बनता है, इसलिए शेयर में सेलिंग प्रेशर दिखा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, और कहा है कि 2022 में मिली पर्यावरणीय मंजूरी में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल है। ट्रिब्यूनल ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी। इस प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बड़ा कंटेनर पोर्ट, सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए एयरपोर्ट और एक पूरा नया टाउनशिप बनाने की योजना है। ये इलाका इंटरनेशनल शिपिंग रूट के पास है, जिससे भारत की समुद्री रणनीतिक ताकत काफी बढ़ सकती है। सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट भारतीय महासागर में भारत की मौजूदगी मजबूत करेगा और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को काउंटर करने में मदद करेगा। हालांकि इसके लिए करीब 130 वर्ग किलोमीटर जंगल का इस्तेमाल होगा, जो जैव विविधता के लिए बेहद अहम माना जाता है। ग्रेट निकोबार जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और पावर सेक्टर को मिल सकता है। पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप बनने से कंस्ट्रक्शन कंपनियों, सीमेंट और स्टील कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी। साथ ही समुद्री व्यापार और सुरक्षा बढ़ने से पोर्ट और डिफेंस कंपनियों को लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है।
भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM जनवरी 2026 में बढ़कर करीब 81.01 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल में 20.5% की बढ़त है। पिछले 12 महीनों में ही इंडस्ट्री ने 13.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नए निवेश जोड़े हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड मजबूत दिख रहा है। इक्विटी फंड्स ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बने हुए हैं, जिनका AUM करीब 58.02 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और कुल इंडस्ट्री एसेट्स में इक्विटी का शेयर करीब 59.8% है। लगातार 59 महीनों से इक्विटी में नेट इनफ्लो पॉजिटिव रहना निवेशकों के मजबूत भरोसे को दिखाता है। SIP का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां जनवरी 2026 में SIP इनफ्लो 31,002 करोड़ रुपए रहा और SIP AUM बढ़कर 16.36 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। SIP अकाउंट्स 10.29 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और हर महीने नए निवेशक तेजी से जुड़ रहे हैं, जिससे रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है। अगली खबर, केन्या ने अपनी बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड और अफ्रीका 50 की जॉइंट वेंचर को $311 मिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। इसका मकसद देश के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में बिजली सप्लाई बेहतर करना है। इससे पहले केन्या ने नवंबर 2024 में अडानी से जुड़े $736 मिलियन के पावर प्रोजेक्ट और $1.85 बिलियन के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था और अब नए पार्टनर्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहा है। केन्या के विजन 2030 के तहत रोड, रेलवे, डैम, एयरपोर्ट और पोर्ट जैसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है और कई भारतीय कंपनियां जैसे टाटा, L&T, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, एयरटेल, बजाज और TVS वहां पहले से मजबूत मौजूदगी रखती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में चल रही परमाणु बातचीत की, जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए निवेशक और सरकारें इस पर बहुत नजर रखे हुए हैं। इस बातचीत में ईरान की सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे, तभी वो अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम एनरिचमेंट पर समझौते के लिए तैयार होगा, क्योंकि प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात को काफी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने बातचीत के बीच मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, जो ये संकेत देता है कि अगर बातचीत फेल हुई तो सैन्य टकराव का खतरा भी बन सकता है और हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो ईरान ज्यादा तेल बाजार में बेच पाएगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी और कच्चे तेल की कीमतें गिर सकती हैं। लेकिन अगर तनाव बढ़ा या हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव हुआ तो तेल की कीमतें अचानक बहुत तेज उछल सकती हैं और शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आ सकती है। अगली खबर, अमेरिका ने अपने सबसे अहम क्लाइमेट नियमों को ढीला कर दिया है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा मानने वाला आधार ही कमजोर हो गया। इसका मतलब ये है कि अब कंपनियों पर प्रदूषण कम करने का पहले जैसा दबाव नहीं रहेगा और एनर्जी सेक्टर की दिशा बदल सकती है। पहले अमेरिका का लक्ष्य था कि 2032 तक गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण 50% तक घटाया जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले, लेकिन नियम हटने से पेट्रोल डीजल गाड़ियां लंबे समय तक बिकती रहेंगी और EV सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। इस फैसले से तेल, गैस और कोयला कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की मांग लंबे समय तक बनी रह सकती है, जबकि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, जो निवेशकों के लिए बड़ा संकेत है। अगली खबर, फरवरी में चीन का रूस से तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल की खरीद घटा दी है और चीन ने भारी डिस्काउंट पर बड़ी मात्रा में तेल खरीद लिया है, जिससे एशिया में तेल बाजार की ताकत का संतुलन बदलता दिख रहा है और चीन की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है। रूस चीन को ब्रेंट क्रूड से $8 से $11 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है, जिससे चीन को सस्ता तेल मिल रहा है और ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। साथ ही रूसी तेल की बढ़ती सप्लाई से ईरानी तेल के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई और मध्य पूर्व में तनाव के डर से चीनी रिफाइनर रूसी तेल को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद मान रहे हैं। इससे रूस की एशिया में पकड़ मजबूत हो रही है, ईरान की सप्लाई पर जोखिम बढ़ रहा है और आगे तेल की कीमतों में बड़ी अस्थिरता